ये कहानी एरोल नाम के एक छोटे से लड़के की है जो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे हर इंसान को एक ब्लेसिंग मिलती है एक क्लास के फॉर्म में जो उनकी गॉडेस देती है। ये क्लास डिसाइड करती है कि वो बड़े होकर क्या बनेंगे और ये उन्हें 10 साल की उम्र में रिवील होती है। आज एरोल के लिए बड़ा दिन है क्योंकि उसका बर्थडे है। वो अभी अभी 10 साल का हुआ है और उसे अपनी क्लास मिलने वाली थी। उसके पेरेंट्स और उसके सिस्टर दोनों काफी एक्साइटेड हैं ये देखने के लिए कि एरोल को कौन सी क्लास मिलती है, लेकिन एरोल खुद इस सिस्टम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता। ब्रेकफास्ट करने के बाद सब लोग तेजी से चर्च की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर एक प्रीस्ट आल्टर के पास खड़ा होता है। वो प्रीस्ट हर बच्चे को बताता है कि उनकी क्लास क्या होने वाली है। कुछ ब्लैक स्मिथ बनते हैं तो कुछ सेफ। एरोल की सिस्टर उससे कहती है कि क्लासेस पर पेरेंट्स की क्लास का भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसके हिसाब से एरोल को कुछ बहुत ही कूल मिलने वाला है। और जब एरोल का नंबर आता है तो वो अल्टर के पास जाता है। सब लोग एक्साइटेड होकर अंदाजा लगा रहे होते हैं कि एक स्वॉर्ड सेंट माँ और आर्कमेज बाप का बेटा होने के नाते एरोल को जरूर कोई लेजेंडरी क्लास मिलेगी। वो प्रीस्ट भी काफी एक्साइटेड था एक और बच्चे को ब्लेसिंग देने के लिए, लेकिन जब वो एरोल के माथे पर हाथ रखता है तो कुछ नहीं होता। वो प्रीस्ट कंफ्यूज हो जाता है और वो एरोल की तरफ देखकर निराशा से कहता है कि तुम बिना किसी क्लास के पैदा हुए हो। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और एरोल के माँ बाप उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। वो कहते हैं कि उसकी जॉब की चिंता करने की जरूरत नहीं, वो हमेशा उनके बेसमेंट में रह सकता है। लेकिन एरोल खुद अपने लिए ज्यादा परेशान नहीं होता। वो कहता है कि वो उदास नहीं है क्योंकि वो बचपन से ही स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा है, दिन रात प्रैक्टिस करता है और अगर उसे स्वॉर्ड्समैन क्लास मिलती तो और आसान होता, पर बिना क्लास के भी वो दुनिया में अपना नाम बना लेगा, बस अपनी ट्रेनिंग और अपनी ओवर पावर्ड माँ के साथ की गई मेहनत के दम पर। उसकी फैमिली थोड़ा रिलैक्स फील करती है। एरोल वहाँ से निकलता और अकेला टाइम स्पेंड करने जाता है। तभी उसे ट्रेनिंग ग्राउंड से शोर सुनाई देती है। वहाँ पर दो लड़के एक दूसरे के साथ स्पैरिंग कर रहे होते हैं। एरोल नोटिस करता है कि उनके बेसिक वीक हैं, लेकिन सिर्फ स्वॉर्ड्समैन क्लास होने से ही वो काफी कॉम्पिटेंट लगते हैं। दोनों लड़के एरोल को देख लेते हैं और पूछते हैं कि वो वहाँ पर क्या कर रहा है। एरोल कहता है कि मैं प्रैक्टिस करने आया हूँ। उन दोनों को ये सुनकर हंसी आ जाती है। वो कहते हैं कि एक क्लासलेस आदमी हम जैसे स्वॉर्ड्समैन के साथ स्पेयर करेगा और अपनी एबिलिटीज दिखाने लगते हैं, लेकिन एरोल बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता और पूछता है कि मुकाबला करना है क्या। लड़के समझते हैं वो मजाक कर रहा है, पर फिर भी मैच के लिए मान जाते हैं। मैच स्टार्ट होने से पहले एक लड़का पूछता है कि तेरे पास डिवाइन प्रोटेक्शन तो है ना। एरोल कहता है कि हाँ है। ये डिवाइन प्रोटेक्शन हर इंसान को जन्म से मिलती थी, एक बैरियर के जैसा जो उन्हें मरने से बचाता है, लेकिन अगर सामने वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो तो वो बैरियर टूट भी सकती है। लड़के कहते हैं कि ठीक है, तो मैं अब पूरी ताकत से आता हूँ। एरोल बिल्कुल शांति से उससे कहता है कि मुझे डिवाइन प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं है तुम जैसे बच्चों को हराने के लिए। ये सुनकर वो लड़का गुस्सा हो जाता और एरोल पर तेजी से स्वॉर्ड चलाता है, लेकिन एरोल आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वो लड़का बार बार स्विंग मारने लगता है, पर एरोल हर एक अटैक को ब्लॉक और डिफ्लेक्ट कर देता है। वहीं दूसरा लड़का पीछे से अटैक करने के लिए कूद पड़ता है, लेकिन एरोल तेजी से तुरंत साइड हो जाता है। उसके दिमाग में आता है कि ये दोनों उसकी माँ के मुकाबले कुछ भी नहीं है और 2 on 1 फाइट काफी मजा देगी। वो दोनों पर काफी स्पीड से हमला करने लगता है और एक को तो चिन पर मारकर गिराता है और दूसरे अपने दोस्त से टक्कर खाकर गिर जाता है। दोनों जमीन पर रोते हुए चिल्लाते हैं कि ये बिल्कुल अनफेयर है। तभी एक लाल बालों वाला लड़का वहां पर एंट्री लेता है। वो दोनों लूजर को डांटता है कि अगर ये बैटल फील्ड होता तो तुम दोनों मर चुके होते। एरोल उस लड़के को पहचान नहीं पाता, लेकिन वो लाल बालों वाला लड़का सीधा उसके पास आकर उसे डुएल के लिए चैलेंज करता है। वो कहता है कि तुम सिर्फ इसीलिए जीत गए क्योंकि तुम्हारी माँ स्वॉर्ड सेंट है और क्योंकि तुम क्लासलेस हो तो तुम कभी भी हम जैसे ट्रेंड लोगों के सामने टिक नहीं सकते। फिर वो बताता है कि वो कैप्टन इवांस का बेटा है जो विलेज गार्ड का लीडर है। एरोल को याद आता है कि कैप्टन इवांस वही आदमी है जो कभी उनके घर मदद लेने आया था, लेकिन ये लड़का उसके जैसा बिल्कुल नहीं लगता। लाल बालों वाला लड़का कहता है कि सब लोग तेरी माँ को स्ट्रॉन्गेस्ट कहते हैं, जबकि मेरे पिता भी एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन हैं। आज मैं साबित करूंगा कि ज्यादा पावरफुल फैमिली कौन है। दोनों अपनी पोजीशंस लेते हैं और डुएल शुरू होता है। वो लाल बालों वाला लड़का अटैक करता है, लेकिन एरोल के डिफेंस स्टील जैसे मजबूत होते हैं। दोनों की स्पीड ऐसी होती है कि ट्रेनिंग ग्राउंड में सिर्फ स्टील के टकराने की आवाज ही गूंज रही थी। एरोल यहाँ पर फील करता है कि वो लड़का पावरफुल तो है पर गुस्से में लड़ रहा है। एरोल यहाँ पर एक ओपनिंग ढूंढता और अटैक करने जाता है, पर वो लड़का पहले से ही रेडी होता और एक एरियल स्लैश स्किल यूज करता है। पहला स्लैश तो एरोल ब्लॉक कर लेता और दूसरा उसके चेस्ट पे लगती और वो वहीं पर गिर जाता है। एरोल हैरानी में पूछता है कि ये क्या ट्रिक थी। वो लड़का कहता है कि ये एक स्किल है जो तुम जैसे क्लासलेस लोग कभी नहीं सीख सकते,
कुछ दिन बाद एरोल फिर से जंगल में प्रैक्टिस कर रहा होता है। वो डमी पर बार बार ट्विन स्लैश टेक्निक ट्राई कर रहा था, वही टेक्निक जिससे वो हारा था। और बहुत ट्राइज करने के बाद वो फाइनली उस पे मास्टर हो गया था। तभी वहाँ पर एक गॉब्लिन झाड़ियों से कूद कर उस पे हमला करता है। एरोल तुरंत ही मुड़कर उसी ट्विन स्लैश से गोब्लिन को 2 टुकड़े कर देता है। वो अपनी सक्सेस पर अभी खुशी हो रहा था कि तभी एक जबरदस्त आवाज सुनाई देती है जंगल के अंदर से। आवाज इतनी भयानक होती है कि धरती तक हिल जाती है। एरोल डिसाइड करता है कि विलेज जाकर गार्ड्स को बताएगा, पर तभी उसे किसी लड़की की चीख सुनाई देती है। वो सोचता है कि गार्ड्स के आने तक देर हो जाएगी, तो खुद ही मदद करने के लिए वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वो एक जख्मी लड़के को देखता है। ये लड़का वही लाल बालों वाला लड़का था। वो खून में लिपटा हुआ एक बहुत बड़े गॉब्लिन के सामने खड़ा था। एरोल पहली बार इतना बड़ा मॉन्स्टर देख रहा था। वो सोचता है कि मदद लाने चला जाए या नहीं, लेकिन फिर रियलाइज करता है कि अगर गया तो लड़का मारा जाएगा। एरोल यहाँ पर चुपके से गॉब्लिन के पीछे जाता है और जैसे ही वो मॉन्स्टर उस लड़के पर अटैक करता है, एरोल अपना ट्विन स्लैश अनलीज करता है और दोनों स्ट्राइक्स मॉन्स्टर के शरीर को चीर कर उसे वहीं पर मार देते हैं। वो लड़का हैरान हो गया था ये देखकर कि एरोल ने उसका स्किल रेप्लिकेट कर लिया है। एरोल वहाँ पर उसे होली वाटर देता और लड़का पूछता है कि तूने ये अटैक कैसे किया। एरोल कहता है कि मेरा अटैक किसी क्लास से नहीं आता, बस स्किल, स्पीड और पावर चाहिए होती है। मैंने तुम्हारे अटैक को ऑब्जर्व करके उसका पैटर्न समझा, प्रैक्टिस किया और उससे रेप्लिकेट कर लिया। लड़का अब भी बिलीव नहीं कर रहा था। एरोल को दोबारा डुएल के लिए वो चैलेंज करता है। दोनों एक साथ ही अपने ट्विन स्लैश को यूज करते हैं और इस बार एरोल ना सिर्फ ब्लॉक करता है बल्कि तीसरा स्लैश ऐड करता है जो उस लड़के को गिरा देता है। वो लड़का गुस्से में उठता है, पर एरोल कहता है कि मैं किसी स्किल से बंधा नहीं हूँ, मेरी लिमिट सिर्फ मेरी ताकत और मेरी प्रैक्टिस है। अगर मैं चाहूँ तो 3 नहीं बल्कि 10 स्लैशेस भी मार सकता हूँ। लड़का फिर से फाइट करता है, लेकिन फिर भी एरोल का तीसरा स्लैश उसे जमीन पर गिरा देता है। एरोल जीत जाता है और वहां से वो चला जाता है। अब 5 साल के बाद एरोल डिसाइड करता है कि अब उसे ब्रिया किंगडम जाना चाहिए। ये वो जगह है जो अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के लिए काफी फेमस है। उसकी माँ और कैप्टन इवांस दोनों ने वहीं पर ट्रेनिंग ली थी। एरोल चाहता था कि वो दुनिया का सबसे बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बने। रास्ते में उसके साथ कुछ और लोग होते हैं, एक बारबेरियन क्लास वाला आदमी और एक डुएल विल्डर क्लास वाली लड़की। दोनों हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन होते हैं, लेकिन एक दूसरे से हमेशा वो लड़ते रहते हैं। कार ड्राइवर उन्हें शांत होने को कहता है, लेकिन वो आदमी एक मिसोजिनिस्ट होता है और कहता है कि लड़कियों को हमेशा किचन में ही रहना चाहिए। तभी वो कार ड्राइवर चिल्लाता है कि अपने हथियार तैयार रखो, हम पर अटैक होने वाला है। सब कोई ऊपर देखते हैं जहाँ पर ऑक्स का ग्रुप और उनका बड़ा लीडर उनके रास्ते को ब्लॉक कर रहे होते हैं। वहाँ काट में 2 छोटे बच्चे चिल्लाते हैं और बारबेरियन से मदद मांगते हैं, लेकिन वो बहुत ही डरपोक निकलता है। वो कहता है कि मैं किसी और के लिए अपनी जान नहीं दूंगा और काट से कूदकर भाग जाता है। डुएल विल्डर वाली लड़की भी कहती है कि यहाँ सभी कोई अपने लिए ही जीते हैं और वो भी वहाँ से भाग जाती है। वो काट ड्राइवर बहुत ही घबरा जाता है और सोचता है कि क्या काट को भगाकर बचा जाए, पर एरोल बिना कुछ बोले उस काट से उतरता और सीधा मॉन्स्टर की तरफ चल पड़ता है। ड्राइवर चिल्लाता है कि लड़के वापस आ जा, नहीं तो तू मारा जाएगा, लेकिन एरोल उसकी एक नहीं सुनता। वो पहले ऑर्क के पास पहुंचकर उसके दिल में तलवार घुसा देता है। वो ड्राइवर एरोल की स्पीड और एक्यूरेसी देखकर बिल्कुल हैरान था। एरोल तुरंत ही ट्रांसमिशन जैसे मूव करता है, एक ऑर्क के सामने से गायब होता है और दूसरे के पीछे से अपीयर होकर उसे मार देता है और थोड़ी ही देर में वो सभी को अकेला ही खत्म कर देता है। और जब उसके आसपास ऑक्स का घेरा पड़ जाता है और वो 10 स्किल यूज नहीं कर सकता, तब ड्राइवर देखकर शॉक हो जाता है कि एरोल ब्लेड डांस टेक्निक यूज करता है, जहां पर वो अपनी तलवार घुमाते हुए 360 डिग्री स्पिन करता है और सारे ऑक्स को एक साथ ही काट डालता है। और वहां पर ब्लड और स्टील के बीच में एक क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन साबित करता है कि स्किल और ताकत किसी गॉडेस की ब्लेसिंग से नहीं बल्कि इंसान के हौसले और प्रैक्टिस से आती है। कार ड्राइवर समझ ही नहीं पाता कि एरोल ने वो स्किल कैसे यूज की, क्योंकि वो स्किल तो सिर्फ स्वॉर्ड प्रिंस क्लास के स्वॉर्ड्समैन ही यूज करते हैं और वो क्लास हमेशा लड़कियों को ही मिलती है। लेकिन एरोल को जेंडर नॉर्म की परवाह नहीं है। तभी वो ऑर्क के लीडर की तरफ दौड़ता है और उसके अटैक को बड़े ही एक्सपर्ट तरीके से डॉज करता है। फिर एक जंप मारकर उसके सर पर लैंड करता है और अपनी तलवार उसके स्कल के अंदर तक घुसा देता है। ऑर्क लीडर तुरंत ही वहीं पर मारा जाता है, जिसके बाद एरोल वापस कार ड्राइवर के पास आता है, जो अभी भी हैरान होता है और कामली उससे कहता है कि चलो ब्रिया की तरफ चलते हैं। कार्ट में बैठे हुए लड़कों में से एक लड़का पूछता है कि आपका क्लास क्या है। एरोल कहता है कि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। ये सुनकर सब लोग बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। एरोल को याद आता है कि जब 5 साल पहले उसने अपनी माँ को ट्विन ब्लेड स्किल दिखाई थी, तो उसकी माँ को लगा था कि कोई इल्यूजन देख रही है वो। पर जब एरोल ने बताया कि वो किसी भी स्किल को रेप्लिकेट करने की ट्रेनिंग कर रहा है, तो उसकी माँ खुशी से पागल हो गई थी। उसने उसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे स्वॉर्ड प्रिंसेस क्लास की सारी स्किल्स सिखाएगी। वापस प्रेजेंट में कार ड्राइवर उसे जगाता है और कहता है कि हम ब्रिया पहुंच गए हैं, जो कि तलवारों की धरती के नाम से जाना जाता है। एरोल कार्ट से उतरता और देखता है कि पूरा टाउन सेंटर स्वॉर्ड्समैन से भरा हुआ है।
हर किसी के कमर पर एक स्वॉर्ड लटक रही है। एरोल ड्राइवर से पूछता है कि क्या तुम एडवांस लेवल स्वॉर्ड्समैन हो। ड्राइवर पहले हिचकिचा कर कहता है कि नहीं भाई, मैं तो बस कार्ट ड्राइवर हूँ। पर एरोल मुस्कुराता है क्योंकि वो जानता है कि सिर्फ एक स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन ही उसके मूव्स को इतनी जल्दी पहचान सकता है। जिसके बाद ड्राइवर मान लेता है। वो कहता है कि सही समझे, मैं होली नाइट्स क्लास से हूँ, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्लास है, पर मुझे रोज रोज लड़ना बोरिंग लगता है, तो कभी भी चिल करने के लिए मैं नॉर्मल ड्राइवर बन जाता हूँ। होली नाइट फिर एरोल से पूछता है कि तुम इस सिटी में लगता है पहली बार आए हो, इसीलिए वो उससे कहता है कि सबसे पहले एक गिल्ड ढूंढ लो, क्योंकि बिना गिल्ड के तुम किसी भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, और यहाँ पर टूर्नामेंट्स ही मेन तरीका है अपनी वर्थ प्रूव करने का और पैसे कमाने का। एरोल कहता है कि मुझे पैसों से मतलब नहीं है, मुझे तो बस इस जगह के सबसे स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड्समैन से लड़ना है। ड्राइवर हंसता और कहता है कि कॉर्पोरेट गिल्ड से बच के रहना, वो तुम्हारी आत्मा चूस लेंगे और वो भी अच्छे तरीके से नहीं। ये कहकर वो वापस चला जाता और एरोल सिटी में घुस जाता है। हर जगह लोग अपने गिल्ड्स अनाउंस कर रहे होते हैं। स्वॉर्ड्समैन लाइन में लगे होते हैं ताकि किसी स्ट्रॉन्ग गिल्ड में चांस मिल जाए। रास्ते में उसका टकराव एक छोटी हाइट वाली सुंदर लड़की से होता है, जो तुरंत ही उसे पकड़ लेती है। वो कहती है कि मैं एक फेमस गिल्ड की मेंबर हूँ और तुम्हें भी हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहिए। एरोल तुरंत ही अलर्ट हो जाता है क्योंकि वो लड़की बहुत ही डेस्परेट लग रही थी। वो मना कर देता है, लेकिन वो लड़की उसका पीछा नहीं छोड़ती, बार बार गिल्ड ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन एरोल उसे हर बार मना कर रहा था। एरोल पूछता है कि यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्ग गिल्ड कौन सा है, तो वो लड़की थोड़े गुस्से में कहती है कि अभी के टाइम पे तो शैडो ब्लेड गिल्ड सबसे पावरफुल है, उनके पास 8 क्लास के स्वॉर्ड्समैन हैं। एरोल डायरेक्शन पूछता है और सीधा वहां पर चला जाता है। गेट पर गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि रिसेप्शन से टेस्ट के लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। रिसेप्शन पर वो देखता है कि एक लंबी लाइन लगी है नए स्वॉर्ड्समैन की, सभी फेमस गिल्ड में एंट्री के लिए अपने क्लास लेना चाहते हैं। एरोल भी एक्साइटेड फील करता है और सोचता है कि देखते हैं मुझे किस लेवल के लोगों से लड़ना पड़ेगा। जब उसकी टर्न आती है तो रिसेप्शनिस्ट उस पर हंस पड़ती है कि तुम जैसे क्लासलेस लूजर यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ एडवांस स्वॉर्ड्समैन ही यहाँ पर अलाउड हैं। एरोल कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ मैं ट्रायल पास कर लूंगा, तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है कि तब भी नहीं, और उसका रजिस्ट्रेशन रिफ्यूज कर देती है। थोड़ा सैड होकर एरोल वहां से निकलता है, तभी 3 रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन हॉल में आते हैं। सब उन्हें सेलिब्रिटी जैसा ट्रीट कर रहे थे। एरोल उन्हें इग्नोर करके दूसरे गिल्ड के पास चला जाता है, लेकिन एक एक करके सारे गिल्ड उसे रिजेक्ट कर देते हैं। थक कर एरोल शहर के बीच में आता और अपनी माँ का दिया हुआ लेटर निकालता है। उसकी माँ ने कहा था कि अगर कभी मुश्किल आए तो मेरे पुराने गिल्ड को ढूंढना। एरोल सोचता है कि क्या माँ जानती थी मुझे इतनी दिक्कत होगी, फिर भी वो थैंकफुल होता है इसके लिए। लेकिन लेटर पढ़ने से पहले ही वही छोटी लड़की उसके सामने आ जाती है। वो उससे चिपक कर कहती है कि हम अभी भी रेडी हैं तुम्हें लेने के लिए। एरोल फिर भी मना कर देता है। वो लिटरली उसके पैर पड़ने लगती है कि प्लीज हमारे गिल्ड को ज्वाइन कर लो। फिर वो एक बहुत ही सुंदर गिल्ड हाउस की तरफ पॉइंट करती है और कहती है कि यही हमारा गिल्ड है। एरोल इसे देखकर थोड़ा सरप्राइज होता है। वो लड़की बताती है कि हमारे गिल्ड का नाम ड्रैगन फैंग है, कभी ये देश का सबसे बेस्ट गिल्ड हुआ करता था, पर अब सब कुछ खत्म हो गया है और मैं चाहती हूँ कि इसे वापस अपनी ग्लोरी पर ले जाएं। ड्रैगन फैंग का नाम सुन के उसके दिमाग में एक फ्लैश आता है। उसकी माँ ने एक बार बताया था कि मेरा लीडर एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन था, जिसके स्पेशल मूव्स ड्रैगन फैंग थे और उसी के नाम पर वो गिल्ड बना था। एरोल तुरंत ही लेटर निकालकर चेक करता और उसे पता चलता है कि हाँ ये वही गिल्ड है। वो डिसाइड करता है उस लड़की के साथ वो गिल्ड जाने को। वो लड़की खुशी से जंप करने लगती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं एक बूढ़ा आदमी सोफा पर पड़ा होता है, जिसके एक हाथ नहीं है और एक हाथ में बॉटल है। वो कहता है कि बच्चे कहीं और जाओ, ये गिल्ड खत्म हो चुका है। वो लड़की उसे बताती है कि ये मेरे डैड हैं, पहले ये सिटी के सेकंड बेस्ट स्वॉर्ड्समैन थे, पर जब से उनका हाथ गया है उनका जज्बा भी चला गया। एरोल फिर भी कहता है कि मैं इस गिल्ड को ज्वाइन करना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की बहुत ही खुश होती है। वो एक एग्रीमेंट ड्राफ्ट करती है जिस पर एरोल साइन करता और फॉर्म उसे दे देता है। वो पढ़ती और पूछती है कि तुमने क्लास का कॉलम ब्लैंक क्यों छोड़ा, तो एरोल कहता है कि क्योंकि मेरे पास कोई क्लास नहीं है। जिसे सुनकर वो लड़की का पैसेंस टूट जाता है। वो कहती है कि मुझे लगा तुम कोई एडवांस क्लास के स्वॉर्ड्समैन हो। गुस्से में वो अपने स्वॉर्ड्स को निकाल लेती है, लेकिन उसके बोलने से पहले ही डोर खुलता है और एक लाल बालों वाली लड़की रूम में आती है जिसका नाम रे होता है। वो छोटी लड़की तुरंत उसके पास भागती है और वो उसे बताती है कि ये क्लासलेस इडियट ने मुझे बेवकूफ बनाया, मैंने सोचा कि ये कोई हाई लेवल स्वॉर्ड्समैन है। रे तुरंत ही सीरियस हो जाती है और वो एरोल की तरफ देखती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर हो। एरोल ये सुनकर काफी कंफ्यूज होता है। वो पूछता है कि क्या तुम मुझे जानते हो, तो रे स्माइल करते हुए कहती है कि हाँ हम एक ही गाँव के हैं, हम साथ में ही ट्रेनिंग करते थे। एरोल सोचता है कि ट्रेनिंग, और फिर उसे याद आता है कि ये वही लाल बालों वाला लड़का है, यानी असल में वो लड़का नहीं बल्कि एक लड़की थी। तो वो छोटी लड़की पूछती है कि तो ये वही क्लासलेस लड़का है जिसने तुम्हें बचपन में हरा दिया था, मुझे लगा वो बस एक कहानी थी। रे के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और गुस्सा दोनों होता है। वो कहती है कि चलो फिर एक और मैच हो जाए। फाइट स्टार्ट होती है और रे तुरंत ही अपना ट्विन स्लैश यूज करती है।
एरोल सोचता है कि इजी काउंटर है, लेकिन उसके स्लैसेस तोड़कर रे के स्ट्राइक सीधा उसके चेस्ट पर लगती है, जो देखकर एरोल बिल्कुल ही हैरान था। वो सोचता है कि ये हुआ क्या। तो रे कहती है कि मेरे पास पावर स्वॉर्ड्समैन क्लास है, मेरा स्वॉर्ड नॉर्मल से 5 गुना हैवी है, इसीलिए मेरे हर स्ट्राइक में 5 गुना ज्यादा पावर है। एरोल इससे काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। वो इतना हैवी स्वॉर्ड लेके भी इतनी स्पीड मेंटेन कर रही थी। अगली बार जब रे अटैक करती है तो एरोल अपना आफ्टर मेज टेक्निक यूज करता है। उसका एक शैडो रे के सामने होता है और असली एरोल पीछे अपीयर होकर उसके बैक पर हिट करता है, जिससे रे कंफ्यूज हो जाती है और वो फिर से ट्राई करती है, लेकिन फिर से वही रिजल्ट होता है। वो हैरान होती है कि ये तो एडवांस लेवल स्वॉर्ड्समैन की टेक्निक है। एरोल समझ जाता है कि रे इतनी नॉर्मल अटैक से हारेगी नहीं, और रे भी ये समझ जाती है और अपने हैवी ब्लोज से मैच खत्म करना चाहती है। लेकिन एरोल उसी वक्त अपनी माँ का सिग्नेचर काउंटर मूव यूज करता है, जो एक प्रिसाइज पैरी और एक रिवर्स स्लैश होता है, जो रे को घुटनों पर ले आता है। फाइट एक ही मोमेंट में खत्म हो गया था। रे वहीं पर बैठी होती है बिल्कुल हैरान होकर, फिर स्माइल करके कहती है कि वेलकम बैक टू द गिल्ड। जिसके बाद वो सच बताती है कि गिल्ड पूरा कर्ज में डूबा हुआ है, अगर बचाना है तो हमें टूर्नामेंट में लड़ना होगा, और हमारे पास सिर्फ 3 मेंबर हैं, जबकि दूसरी गिल्ड के पास 5। एरोल स्माइल करके कहता है कि मुझे स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ना पसंद है और ये मेरे लिए बेस्ट ट्रेनिंग होगी। और इस तरह क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन एरोल अपनी नई जर्नी स्टार्ट करता है, एक काफी कमजोर पर पुरानी शानदार गिल्ड ड्रैगन फैंग के साथ, जहां वो साबित करेगा कि एक इंसान की स्ट्रेंथ उसकी क्लास से नहीं, उसके हौसलों से होती है। अगली सुबह एरोल अपने नए बेड में उठता है। अब ये बेड उसका अपना है। थोड़ा वक्त लगता है उसे याद करने में कि ये सब क्या हुआ जब से वो यहाँ पर आया था। अब वो उसी लेजेंडरी गिल्ड का हिस्सा बन चुका है जहाँ पर उसकी माँ भी काम करती थी, और ये उसके लिए एक बड़ी बात थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो कभी भी अपनी माँ को निराश नहीं करेगा और इस गिल्ड को फिर से ग्रेट बनाने की कोशिश करेगा। वो फ्रेश होकर लिविंग रूम में चला जाता है, जहाँ पर वो छोटी लड़की और रे पहले से ही आग के पास बात कर रहे होते हैं आने वाले टूर्नामेंट के बारे में। वो छोटी लड़की, जिसका नाम लोली होता है, वो तुरंत ही एरोल को बताती है कि टूर्नामेंट अगले वीक से शुरू हो रहा है, और अब जब उनके पास 2 की जगह 3 मेंबर्स हैं तो वो टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वो बताती है कि टूर्नामेंट एलिमिनेशन स्टाइल है, 1 वर्सेस 1 का मैचेस होगा और हर गिल्ड आमतौर पर 5 मेंबर्स लेंगे, जो उनके लिए ह्यूज डिसएडवांटेज होगा। इसीलिए उन्हें पहले ही राउंड में सरवाइव करने के लिए 1 से ज्यादा अपोनेंट्स को हरानी पड़ेंगे। लोली काफी ऑप्टिमिस्टिक रहती है और कहती है कि फिर भी सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि उन गिल्ड में ऑलरेडी 2 बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, तो जब तक उनको किसी रैंक्ड स्वॉर्ड्समैन से नहीं लड़ना पड़ता, उनके चांसेस ठीक रहते हैं। एरोल उससे पूछता है कि ये रैंक्स एग्जैक्टली क्या मतलब रखते हैं, तो लोली समझाती है कि टोटल 5 रैंक होते हैं। टीडी सबसे ऊपर का रैंक है और सिर्फ 20 स्वॉर्ड्समैन को ब्रेस्टा में ए रैंक या उसके ऊपर माना जाता है। डी रैंक तो कंप्लीट बिगिनर का रैंक होता है, जो बस तलवार कैसे पकड़ते हैं उतना ही जानते हैं। वो प्राउडली कहती है कि दोनों वो और रे बी रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं, और क्योंकि एरोल ने रे को सीधा फाइट में हरा दिया था, इसका मतलब वो भी बी रैंक का ही है, और 3 बी रैंक के स्वॉर्ड्समैन होने के नाते उनका चांसेस कम से कम स्टार्टिंग राउंड्स तक पहुंचने के अच्छा होने चाहिए। ये बोलकर लोली किचन की तरफ चली जाती है। एरोल अपने ख्यालों में खो जाता है। जब रे जा रही होती है तो एरोल उसे पकड़कर उसके पावर स्वॉर्ड्समैन एबिलिटीज के बारे में पूछता है। रे थोड़ी सी कल की हार को लेकर थोड़ी सी एनॉयड लग रही थी, लेकिन वो जवाब देती है कि उसकी एक एबिलिटी उसके आउटर माना शिल्ड को हार्डन करना है, जिसे वो मोस्ट लोवर्ड अटैक से बचा लेती है। एरोल सोचता है कि ये टेक्निक कितनी वैल्यूएबल होगी जब वो मल्टीपल अटैकर से लड़ेगा। ऐसे सिचुएशंस में ज्यादा हिट होने के चांसेस होते हैं। तब उसे एक आइडिया आता है। वो रे से कहता है कि उसके साथ में ही रहकर उसकी तलवार से वो हिट कर दे। रे पहले मना करती है, लेकिन एरोल जिद करता और उसका हाथ पकड़ लेता है। वो कहती है कि पहले शायद कुछ नॉर्मल से शुरू करते हैं। एरोल सीधा बताता है कि वो चाहता है कि रे उसे हिट करे ताकि वो सीख सके कि कैसे उसकी माना प्रोटेक्शन को हार्डन किया जाता है। ये टेक्निक मल्टी अटैकर फाइट में सबसे इफेक्टिव होगी। रे शॉक होती है और पूछती है कि क्या वो पागल हो गया है, क्योंकि स्किल्स तो गॉडेस की डिवाइन ग्रेस से मिलती है और सीखी नहीं जा सकती। पर एरोल अब नास्तिक बन चुका है और बोलता है कि वो चुप हो जाए, क्योंकि उसने ऑलरेडी ट्विन ब्लेड स्लाइस और इंस्टेंट ट्रांसमिशन जैसे स्किल्स लर्न किए हैं। ये सुनते ही रे चुप हो जाती है और एक बार ट्राई करने का डिसाइड करती है। वो दोनों ट्रेनिंग ग्राउंड जाते हैं, जहाँ पर रे अपनी तलवार उसके हवाले करती है और वार्न करती है कि उसकी तलवार नॉर्मल से 5 गुना भारी है और बिना ब्रूट स्ट्रेंथ क्लास के एरोल कभी इसे स्विंग नहीं कर पाएगा। लेकिन एरोल फिर से चुप हो जाता है और तलवार पकड़कर अनलीज करके सरप्राइजिंग ग्रेस और ईज से स्विंग करता है। रे फिर से ये देखकर बिल्कुल स्पीचलेस हो गई थी। वो सोचती है कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, एक क्लासलेस और बिना स्किल्स के बंदा ये सब कैसे कर रहा है। एरोल कहता है कि जो कुछ भी उसने सीखा है वो डेडिकेशन और डेली प्रैक्टिस के दम पर आया है। वो प्रॉमिस करता है कि वो पूरे हार्ड वर्क से उनके टैलेंट को मैच करेगा। ये सब देखकर रे का नजरिया बदल जाता है। वो अपनी बात के लिए माफी मांगती है और तलवार वापस ले लेती है।
वो ट्रेनिंग के लिए अग्री करती है, लेकिन वार्न करती है कि वो होल्ड बैक नहीं करेगी। एरोल उससे थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो मोमेंट चला जाता है। रे उसे अपनी स्टील्थ तलवार से फेस पे थप्पड़ मार देती है। कुछ देर के बाद लॉली दौड़ती हुई ट्रेनिंग ग्राउंड पर आती है और बताती है कि उसने अभी पता लगाया है कि उनका ओपोनेंट कौन है और ये कोई अच्छी खबर नहीं है। वो कहती है कि उनके सामने टॉप गिल्ड ब्लैक ब्लेड की टीम आ रही है, जिनके पास पूरे ए रैंक स्वॉर्ड्समैन हैं और लीडर जियो जो वाइपर की तरह विशियस माना जाता है। लेकिन लोली यहाँ पर पीछे हटने का कोई इरादा नहीं रखती। वो कहती है कि वो अपना बेस्ट करेंगे और अपने कैंडिडेट्स को हराएंगे। फिर वो एरोल की तरफ देखती है जो अभी ग्राउंड पर पड़ा था। रे ने उसे ट्रेनिंग में बड़ी जोर से पटक दी होती है। लोली पूछती है कि क्या एरोल मर चुका है, पर रे बताती है कि ये सब स्पेशल ट्रेनिंग थी। लोली सोचती है कि रे बस अपनी फ्रस्ट्रेशन इस नए बंदे पर निकाल रही है। एरोल उठकर कहता है कि अब वो भूखा है और कुछ खाना चाहता है। उनके एक हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद कंपटीशन का दिन आ जाता है। देश भर के लोग कॉलेजियम में इकट्ठा होते हैं और मैचेस पे चर्चा करते हैं। एरोल कॉलेजियम देखकर हैरान रह जाता है कि वेन्यू कितना बड़ा था। लोली लोगों को सुनकर और भी गुस्से में आ जाती है। कई लोग कह रहे होते हैं कि ड्रैगन फैंग अब बर्बाद हो चुका है। ये बातें उसके टेम्पर को और भी बढ़ा देती है। रे उसे रोकती है और एरोल देखता है कि यहाँ पर लोग गैम्बल भी करते हैं, वो पैसे लगाते हैं और जीतते हैं। लोली बताती है कि उनके ऊपर भी बेट लगे हैं 20-1। एरोल कहता है कि ये काफी इम्प्रेसिव है, पर लोली चिल्लाने लगती है कि चुप रहे, क्योंकि इसका मतलब पूरा शहर नहीं मानता कि वो ब्लैक ब्लेड को हरा सकते। पर ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो सकती है। अगर वो जीत गए तो एक मैच से बहुत पैसे जीत सकते हैं। रे ट्राई करती है लोली को काम करने की, लेकिन वो ऑलरेडी इतनी भड़की हुई थी कि आंखों में आग जल रही होती है। वो कहती है कि उन्हें मैच जीतना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर वो हार गए तो गिल्ड खत्म हो जाएगा। लोली ने गिल्ड हाउस को गिरवी रखते हुए लोन लिया था। अगर वो जीत गए तो उनकी जिंदगी बदल जाएगी और कोई उन्हें अब बेकार गिल्ड नहीं कहेगा। रे पूछती है कि अगर हम हार गए तो क्या होगा। लोली कूल टोन में कहती है कि फिर कुछ नहीं बचता, ऑलरेडी सब कुछ खत्म तो हो ही चुका होगा। तभी अचानक उन्हें बुलाया जाता है और उनके सामने आता है जियो खुद ही, जो ब्लैक ब्लेड का लीडर था। वो लोली को बताता है कि उसने कुछ स्ट्रिंग्स पुल करवाई थी ताकि पहला मैच उन दोनों गिल्ड्स के बीच ही रखा जाए। वो कॉन्फिडेंटली कहता है कि ये उनके लिए इजी फाइट होगी और इससे वो ड्रैगन फैंग के लास्ट मेंबर को भी मिटा देंगे। अगर लोली जीती तो शायद वो प्रूव कर लेगी कि उसका गिल्ड बेस्ट है, पर वो टॉन्ट करता है कि उनकी टीम में एक क्लासलेस लूजर भी है, तो चांसेस कम ही दिखते हैं। ये सब बोलकर वो हंसकर वहां से चला जाता है। जब वो अरीना में एंटर करता है तो एरोल देखता है कि जियो खुद ही फाइट नहीं कर रहा। वो सोचता है कि शायद इससे उनके चांसेस बढ़ जाएं, पर रे बताती है कि उनका पूरा लाइनअप ही रैंक्ड है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। और उस दिन उनका लाइनअप यूजुअली अग्रेसिव भी लग रहा था। आखिरकार बैटल का समय आता है। अनाउंसर ब्लैक ब्लेड्स के कंटेस्टेंट्स को इंट्रोड्यूस करता है। एक हरे बालों वाला लड़का विद फेंसर क्लास आगे भेजा जाता है, जो घमंडी तरीके से डिक्लेयर करता है कि वो पूरी अपोजिंग टीम को डिफीट कर देगा। कमेंटेटर सरप्राइज होता है जब ड्रैगन फैंग की तरफ से एरोल द क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन फाइट के लिए आगे आता है। यहाँ पर वो फेंसर बॉय सोचता है कि एक क्लासलेस इडियट को जल्दी से खत्म कर देना काफी बोरिंग होगा, पर फिर डिसाइड करता है कि वो मैच करेगा ताकि वो लड़कियों से मैच कर सके। मैच स्टार्ट होता है और सेकंड्स में ही फेंसर डैश करके एरोल को चेस्ट में स्टैब कर देता है और अपनी स्पीड से सबको वो काफी शॉक कर देता है। लेकिन यहाँ पर रे शांत होकर लोली को बताती है कि देखो वो सिर्फ एरोल का शैडो था। फेंसर पहले तो सरप्राइज होता है, पर फिर से दोबारा टर्न करके लंज करता है, सिर्फ ये देखने के लिए कि और आफ्टर इमेजेस हैं। वो रियलाइज करता है कि ये मैच जल्दी खत्म नहीं होगा जैसा उसने सोचा था, क्योंकि एरोल आफ्टर इमेजेस क्रिएट कर रहा है। आफ्टर इमेजेस एक साथ अटैक करते हैं। फेंसर उन सबको स्लैश करके आगे बढ़ता है, लेकिन तभी रियल एरोल पीछे से आता है और उसे स्टैब कर देता है। फेंसर जमीन पर गिर गया था और मैच खत्म हो जाती है। एरोल बताता है कि उसकी माँ ने जब प्रैक्टिस कराई थी तो वो 5 इमेजेस को एक साथ यूज करती थी। ये देखकर कमेंटेटर शॉक्ड होता है और पब्लिक चीयरिंग से भर जाती है। एरोल के लिए तालियां बजने लगती है। कमेंटेटर ऑब्जर्व करता है कि फेंसर ने वही टेक्निक ट्राई की थी, लेकिन उसके रिफाइनमेंट कम थी, इसीलिए अभी उसे और भी प्रैक्टिस करनी होगी। अगले मैच में एरोल फेस करता है एक डुएल विल्डर को, जो कांस्टेंट बैरेज ऑफ स्वॉर्ड स्ट्राइक से अटैक करता है, लेकिन एरोल सबको ब्लॉक कर लेता और ट्विन स्लैश से उस अपोनेंट को गिरा देता है। 2 मैच जीतने के बाद तीसरा अपोनेंट एक रिवर्स ग्रिप डैगर विल्डर निकलता है, जो काफी केयरफुल स्टेप्स और मार्शल आर्ट टेक्निक्स यूज करता है, पर एरोल उसके लिए बहुत ही फास्ट था। आफ्टर इमेजेस से कंफ्यूज करके पीछे से स्ट्राइक करके उसको टेक डाउन कर देता है। रे और लोली दोनों शॉक होती है कि ये आदमी बिना पसीना बहाए 3 ए रैंक स्वॉर्ड्समैन को डिफीट कर रहा है, जो लोली को जीत की उम्मीद से भर देता है। अगला मैच थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि ये मैच था शील्ड स्वॉर्ड्समैन के साथ और वो काफी टफ था और एरोल क्रिटिकल हिट्स लैंड नहीं कर पा रहा होता। वो शील्ड के आसपास डांस करता और धीरे धीरे उसकी प्रोटेक्शन को कमजोर करता है। अपोनेंट चीख कर कहता है कि एरोल क्लासलेस कैसे हो सकता है, तो एरोल कहता है कि जो कुछ उसने अचीव किया है वो सिर्फ हार्ड वर्क से आया है।
ब्रूट कहता है कि हार्ड वर्क टैलेंट से आगे नहीं ले जा सकता जब वो डैश करके सील्ड बेस स्किल का यूज करता है, लेकिन एरोल उसके मूव को प्रिडिक्ट कर लेता है और वो अपनी माँ की एक सिग्नेचर टेक्निक फोरसाइट यूज करता है। प्रिडिक्शन से वो एनिमी के मूवमेंट एंटिसिपेट करता और शील्ड को किक करके नीचे गिरा देता है। फिर वो मार्शल आर्ट से सिखाया गया किक यूज करता है और ब्रूट को स्टोमक में मारकर डिसेबल कर देता है। एरोल उसका शील्ड उठाकर आगे बढ़ता है लेकिन एरोल अपने डैश फॉरवर्ड का यूज करता और वही शील्ड बेस्ड टेक्निक एनिमी के खिलाफ यूज करता है, जिससे वो अपोनेंट खत्म हो जाता है। क्राउड ये रायट करने लगती है और लोग चिल्लाने लगते हैं कि वो झूठ बोल रहा है क्योंकि वो अपनी रैंक को डिस्क्लोज नहीं कर रहा। ऑर्गेनाइजर एक्शन लेते हैं, उनका क्लास आईडी मैजिक क्रिस्टल बॉल के पास लाया जाता है और लाइव ब्रॉडकास्ट पर दिखाया जाता है कि वाकई एरोल क्लासलेस है। ये सब क्लियर होने के बाद नेक्स्ट अपोनेंट अनाउंस किया जाता है। एक डिफरेंट टाइप का स्वॉर्ड्समैन होता है वो, जिसका नाम होता है मासूमे, और ये ईस्ट से आया था, जो कि सामुराई लीनिएज का स्वॉर्ड्समैन था जिसके पास कर्व्ड स्वॉर्ड कटाना होती है। मासूमे के अपने तलवार निकालने से पहले ही एरोल खतरा महसूस कर लेता है और तैयार हो जाता है। वो जानता है कि ये फाइट पहले वालों जैसी आसान नहीं होगी। वो समझ जाता है कि मासूमे अपना अल्टीमेट स्किल यूज करने की प्लानिंग कर रहा है, जैसे एक सांप जो स्ट्राइक करने के लिए इंतजार करता है। लेकिन एरोल क्यूरियस है, इसलिए वो आगे बढ़ता और जान को खतरे में डाल देता है। जब वो स्वॉर्ड्समैन के रेंज में घुसता है तो मासूमे अपनी तलवार जोर से एरोल की तरफ झपटता है, पर किसी तरह एरोल तेज निकल जाता और उसके पीछे डिसअपियर हो जाता है। मासूमे बिल्कुल शॉक रह गया था, लेकिन एरोल कहता है कि वो सच में इस शहर का सबसे तेज इंसान है जो उसने अब तक देखा है, और बदकिस्मती से उसकी माँ उससे भी ज्यादा तेज थी, इसीलिए उसे इस चीज की आदत हो चुकी है। फिर एरोल स्वॉर्ड प्रिंसेस का अल्टीमेट स्किल यूज करता है। वो उसे बार बार स्टैब करता और मासूमे को डिफीट कर देता है। इसके बाद सब लोग चुप हो जाते हैं क्योंकि जमाने के सबसे कमजोर गिल्ड के मेंबर ने साफ साफ स्ट्रॉन्गेस्ट गिल्ड के मेंबर को क्लीन स्वीप कर दिया था। एरोल यहाँ पर रे और लोली की तरफ जाता है और काफी खुश भी था कि उन्होंने गिल्ड चलाने के लिए काफी पैसा कमा लिया होगा। उस शाम जब वो लोग गिल्ड हाउस वापस जाते हैं तो तुरंत सेलिब्रेशन शुरू हो जाती है और सबके हाथों में ड्रिंक्स होती है। एरोल अभी भी शॉक्ड था कि लोली इतनी यंग दिखने के बावजूद पी रही थी, पर वो कहती है कि वो जितनी दिखती है उतनी छोटी है नहीं। वो अभी भी यकीन नहीं कर पा रही होती है कि एरोल ने अकेले ही देश के बेस्ट गिल्ड के 5 ए रैंक स्वॉर्ड्समैन को हरा दिया। लोली डिसाइड करती है कि वो एरोल का अच्छे से यूज करेगी क्योंकि वही उसका टिकट है गरीबी से बाहर निकलने का। वो कहती है कि वो उसकी सारी ख्वाहिशों को पूरी कर देगी, पर एरोल उसकी सारी बातों को रिजेक्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो रे जैसी किसी को प्रेफर करेगा। ये सुनते ही रे लाल हो जाती है और वो उठकर एरोल पर चिल्लाती है कि ऐसे मत बोलो सिर्फ इसीलिए कि तुम लोली को टर्न डाउन करना चाहते हो। पर एरोल यहाँ पर सच में यही सोच रहा था। वो पूछता है कि रे क्यों सोचेगी कि वो मजाक कर रहा है। रे कहती है कि जब वो छोटे थे तब एरोल ने उससे फाइट के दौरान एक आदमी कहा था। वो कहती है कि वो जिनसे भी मिली उन्होंने यही बोला कि उसमें लड़कियों वाली बात नहीं है, लेकिन एरोल को उसमें अलग दिखता था। लोली रियलाइज करती है कि रे को पता ही नहीं उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है और कैसे उसे यूज कर सकती है, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर लोली एरोल के पैर रब करने लगती है और कहती है कि आज तुम बहुत थक गए होगे और तुम्हें बेडरूम में जाना चाहिए। रे शर्म के मारे लोली से कहती है कि ऐसा बोलना बंद करे। लोली हल्का सा स्माइल करती है और कहती है कि बस वो एक मसाज देगी, पर एरोल के जवाब से वो और भी सरप्राइज हो जाती है। वो कहता है कि वो रे से ही मसाज लेगा। उसका मसाज का आइडिया ये था कि रे ने जैसे ट्रेनिंग ग्राउंड में उसे हराया था वैसे ही वो एक अच्छे तरीके से मसाज भी दे सकती है। लोली बालकनी से देखकर सोचती रहती है कि क्या एरोल मसाज का रियल मतलब जानता भी है, और उनका ये सब बहस लोली के फादर को जगा देता है। वो ट्रेनिंग ग्राउंड पर आता है पर पूरी तरह से हैंगओवर में। वो शिकायत करता है कि इतना शोर क्यों हो रहा है और कह रहा होता है कि टूर्नामेंट हारने से पहले उनको इतना एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। लोली कहती है कि उन्होंने मैच जीत लिया है और ये उसके फादर का ध्यान खींच लेता है। वो सोचता है कि ब्लैक ब्लेड ने शायद अपने नए स्वॉर्ड्समैन को भेजा होगा, पर लोली और भी ज्यादा उसे सरप्राइज कर देती है जब वो कहती है कि सारे अपोनेंट्स रियल थे और उन सबको एरोल ने अकेले ही हरा दिया। लोली का फादर हैंगओवर से तुरंत ही ठीक हो जाता और एरोल को देखकर हैरान रहता है। वो सोचता है कि अगर ये बच्चा सच में इतना स्ट्रांग है तो बड़े और अमीर गिल्ड जरूर ही से अप्रोच करेंगे। लोली बताती है कि उसने बेट्स लगाए थे और एरोल ने क्लीन स्वीप किया, इसीलिए उसने जैकपॉट हिट किया है। अब ना सिर्फ उनका कर्ज चुक गया है बल्कि ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कवर हो गया है। उसका फादर कहता है कि अगर एरोल सच में इतना स्ट्रांग है तो बड़े गिल्ड उसको ले लेंगे। लोली कहती है कि टेंशन मत लो क्योंकि वो एरोल से शादी करने वाली है, इसका मतलब वो हमेशा उसके साथ ही रहेगा। एरोल अनाउंस करता है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, पर फिर उसका नजर लोली के फादर पर चला जाता और वो थोड़ा पर्सनल टॉन्ट करता है कि लोली जरूर बेवकूफ हो सकती है मगर कम से कम वो गिव अप नहीं करती। ये उसके फादर को चिढ़ाता है।
वो एरोल का कॉलर पकड़ लेता और गुस्से में कहता है कि बेइज्जती बंद कर और ऐसे सब्जेक्ट पर बोलना भी बंद कर जिनके बारे में उसे पता ही नहीं है। उसका फादर कहता है कि एक डुअल विल्डिंग स्वॉर्ड्समैन जो डुअल विल्ड नहीं कर पाता वो बस ऑक्सीजन का वेस्टेज है। एरोल जवाब देता है कि वो इसकी बात से सहमत नहीं है क्योंकि खुद वो एक क्लासलेस स्वॉर्ड्समैन है जो कम्पीट कर रहा है और दुनिया में उठने की कोशिश कर रहा है। लोली का फादर रॉड उसे धक्का देकर ऊपर चला जाता है। लोली और रे तुरंत ही एरोल के पास जाते हैं और पूछते हैं कि क्या वो ठीक है। लोली उससे माफी मांगती है अपने फादर के बिहेवियर के लिए और एरोल का धन्यवाद भी करती है। एरोल सोचता है कि चाहे उसके फादर हाथ खो चुके हों लेकिन उसके पास अब भी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एक्सपीरियंस है और ये वेस्ट है कि वो उसे यूज नहीं कर रहे। वो सोचता है कि उनके पास डुअल वेल्डिंग स्किल से कितने कूल टेक्निक सीखने को मिल सकते हैं और प्रॉमिस करता है कि वो रॉड को फिर से तलवार उठाने के लिए मोटिवेट करेगा। लोली इस बात को सुनकर उसे सजेस्ट करती है कि वो सिटी के नजदीकी डंजन में जाकर पता करे। एरोल को डंजन के बारे में कुछ पता नहीं था। रे बताती है कि डंजन अंडरग्राउंड केव्स होते हैं जहां मॉन्स्टर हंड्रेड्स में स्पॉन करते हैं और वहां ट्रैप्स भी भरे होते हैं, इसीलिए ये बेस्ट जगह होती है नई स्किल्स सीखने और रियल बैटल एक्सपीरियंस पाने के लिए जो स्वॉर्ड गॉड कप में काम आएगा। हर साल सिटी एक टूर्नामेंट होस्ट करती है जहां देश के बेस्ट स्वॉर्ड्समैन आते हैं ताकि अपनी स्किल्स दिखाएं और प्रूव करें कि वो सिंगल बेस्ट स्वॉर्ड्समैन हैं। लोली तुरंत ही एक फॉर्म निकालती है और कहती है कि अगर एरोल पार्टिसिपेट करना चाहता है तो वो इसे भर सकता है, पर एरोल उस फॉर्म को फाड़ देता है। तो रे उससे पूछती है कि क्या वो कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहता। एरोल कहता है कि लोली शायद उसको शादी के लिए टेस्ट कर रही थी। लोली हंसते हुए कहती है कि वो तो बस टेस्ट कर रही थी। अगली सुबह एरोल उठकर देखता है कि लोली उस पर असॉल्ट ट्राई कर रही थी। वो डॉज कर लेता है और उसे बेड से बांध कर वहां से चला जाता है। बाद में वो तीनों डंजन की तरफ निकलते हैं। लोली बताती है कि सभी लोग टेलीपोर्टेशन सर्कल में खड़े होकर डंजन लेवल चूज कर सकते हैं जहां वो जाना चाहते हैं, पर सिर्फ उन लेवल पर ही वापस जा सकते हैं जिन पर तुम फिजिकली पहले जा चुके हो। लोली कहती है कि वो लेवल 12 तक पहुंच चुकी है और वहीं रे लेवल 14 तक गई हुई है और एरोल सीधा रे के साथ लेवल 14 जाने का डिसाइड करता है। पर लोली कहती है कि ऐसे नहीं चलेगा, तुम्हें फिजिकली लेवल पर पहुंचना पड़ेगा तभी वापस जा पाओगे। एरोल थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है क्योंकि वो सीधा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था, लेकिन लोली कहती है कि उसके पास एक शॉर्टकट है जो बहुत ही जल्दी लोअर फ्लोर तक ले जाएगा। लोली ट्राई करती है एरोल को अकेला ले जाने की। वो कहती है कि रे लेवल 14 पे कंटिन्यू कर सकती है क्योंकि एरोल को 2 गाइड की जरूरत नहीं है। एरोल काफी चालाक है और रे को भी ले जाता है। वो पहले फ्लोर में उतरते ही 2 नाइट्स की आर्मर से अटैक हो जाते हैं। एरोल तलवार निकालकर एक नाइट से टक्कर लेता और रे दूसरे को हैंडल करती है। वो हैरान होता है देखकर कि नाइट्स कितनी एजिलिटी के साथ मूव करते हैं। भले ही उनके पास हैवी आर्मर हो पर एरोल उसे मैनेज कर लेता है। वो अपने डैश स्टेप से नाइट के सर काट देता है, पर देखकर रियलाइज करता है कि पूरा आर्मर खाली है और ये सब माना से पावर्ड हैं और ये बिना सर के भी चल रहे हैं। नाइट खुद ब खुद फिर से मूव करने लगते हैं। रे बताती है कि इनका कोई रियल वीकनेस नहीं है और ये दर्द भी फील नहीं करते, इसीलिए एरोल लेग्स पर अटैक करके उनको गिराने का डिसाइड करता है। लेग्स का टारगेट सक्सेसफुल रहता है और मैजिक नाइट गिरकर क्रम्बल हो जाते हैं। रे बताती है कि वो रीजनरेट कर लेंगे, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ना होगा। एरोल बीच में लोली से पूछता है कि उसका क्लास क्या है। वो गर्व से कहती है कि वो फेंसर है और ट्रेनिंग ग्राउंड या बेड दोनों जगह उसे कुछ भी सिखा सकती है, पर एरोल फिर से रिफ्यूज करता और आगे बढ़ जाता है। सेकेंड लेवल में एंटर करने से पहले वो किसी दरवाजे से हेल्प की चीख सुनते हैं। वहाँ एक आदमी खून से ढका हुआ था और वो घुटनों पे बैठा मदद मांग रहा होता है। रे एडवाइस करता है कि उसे सतह पर ले जाएं, पर आदमी मना कर देता है। उसका दोस्त अभी भी अंदर है और बूबी ट्रैप में बड़ी हानि हुई है। वो उनसे उनके फ्रेंड को रेस्क्यू करने की गुजारिश करता और लोली तुरंत ही बिजनेस मोड में आ जाती है और वो उससे पैसे मांगती है। इसके बदले में वो आदमी गैम्बलिंग से जीते हुए सारे पैसे निकाल कर दे देता है, लेकिन यहाँ पर एरोल को उस आदमी पर थोड़ा शक होता है। पीछे से फॉलो करते हुए वो नोटिस करता है कि जिस तरह आदमी खून से भरा हुआ है वो नॉर्मली होली वाटर के बिना चल भी नहीं सकता, लेकिन ये आदमी खुद ही चलता फिरता आ रहा था, जो कि उसे काफी सस्पिशियस लगती है। एरोल सोचता है कि शायद ये सब फेक हो, पर वो इस बात को छुपाता है क्योंकि सोचता है कि ये मजेदार हो सकता है। आदमी उनको एक सीक्रेट रूम तक ले जाता है जहाँ पर ब्लड ट्रेल और एक पडल होता है और उसमें एक सिंगुलर गोल्ड कॉइन पड़ा होता है। कॉइन देखकर लोली काफी टेम्पटेड हो जाती है और उसको उठाते ही टेलीपोर्ट सर्कल उनके नीचे एक्टिवेट हो जाता है। रे समझ जाती है कि ये एक सेटअप था। वो आदमी कहता है कि उसको इस छोटे काम के लिए अच्छे पैसे मिले, पर उसे सरप्राइज तब होती है जब मैजिक सर्कल उसे भी टेलीपोर्ट कर देता है। वो सब एक फ्लोर पर पहुंचते हैं जो रे ने भी नहीं देखा था, मतलब ये 14th से भी नीचे का फ्लोर था। वहां पर कोई स्ट्रॉन्ग एनिमीज नहीं दिखते, लेकिन वो आदमी डर से कांप रहा था। वो कहता है कि ये डंजन का लोवेस्ट फ्लोर है जहाँ पर एडवांस स्वॉर्ड्स गॉड मिलता है। अचानक एक नाइट रेनबो इंचेंटेड आर्मर पहनकर उनके सामने नजर आता है। लोली अभी भी स्वॉर्ड गॉड क्लास के मिथ पर बिलीव नहीं करना चाहती थी। एरोल सिचुएशन समझकर लोली को नीचे धक्का दे देता है क्योंकि स्वॉर्ड गॉड एरियल स्लैश निकालता है जो डंजन की दीवारें तोड़ देता है।
वो स्वॉर्ड गॉड तुरंत ही एरोल पर अटैक करता है और एरोल किसी तरह उस अटैक को ब्लॉक कर पाता है। वॉल में घुसने के बावजूद एरोल रियलाइज करता है कि वो सरवाइव इसीलिए कर पाया क्योंकि रे से ट्रेनिंग में उसने रीइंफोर्समेंट मैजिक सीखी थी। वो तुरंत ही उसके ऊपर स्लैश करता है पर नाइट बहुत ही तेज था और काफी एडवांस मूव से डैश करके बैक चले जाता है। फिर वो मुस्कुरा कर कहता है कि ये काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी टेस्टिंग के लिए। वो डिवाइन स्टेप जैसी टेक्निक से डिस्टेंस क्लोज करता है और बैरेज ऑफ स्ट्राइक से अटैक पुश करता है। सब ब्लॉक्ड हो जाते हैं और नाइट फोर्स होकर पीछे हटता है। फिर एक स्किल यूज करता है जिससे रूम का ग्रेविटी बढ़ गया था और सब लोग जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन एरोल अपने स्टांस को इजीली मेंटेन कर लेता है क्योंकि जब वो छोटा था तो अपनी माँ के साथ ट्रेनिंग में उसने पहले भी इस चीज का एक्सपीरियंस किया था। तब उसकी माँ अटैक करती थी और वो बस खड़ा रहने के लिए अपनी सारी स्ट्रेंथ लगा देता था। इस बार एरोल गोल्ड कॉइन का यूज करता है ग्रेविटी अटैक को नलीफाई करने के लिए। कॉइन एक छोटा सा ओपनिंग बना देता है। एरोल उस ओपनिंग का फायदा उठाता है और अपनी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटी इनफाइनाइट ब्रेक यूज करके नाइट को टुकड़ों में तोड़ देता है। सब लोग ये देखकर बिल्कुल शॉक रह जाते हैं। वो फिर होली वाटर से रिकवर करता और सब सेफ टेलीपोर्टेशन से सरफेस पे वापस आ जाते हैं। वापस बार में लोली का फादर रॉड फिर से पी रहा होता है जब वो 3 लोगों को बात करते हुए सुनता है कि कैसे उन्होंने न्यू मेंबर को ट्रैप किया और अब वो शायद कभी वापस भी ना आ पाए। रॉड उनके पास जाकर उस टेबल को एक पंच से तोड़ देता है और उनसे सब कुछ बताने को कहता है, लेकिन जॉर्ज उसको इंटरप्ट करता और उसे गाली देता है। रॉड समझ जाता है कि ये सब जॉर्ज का ही प्लान था, जिसका मतलब है लोली के सर्वाइवल के चांसेस बिल्कुल कम है। रॉड बिल्कुल ही टूट जाता है और वो जॉर्ज की तरफ लंजेज करता है, लेकिन जॉर्ज उसको पीट कर हरा देता है। रॉड बिल्कुल ही हेल्पलेस महसूस कर रहा था। तब दरवाजे से एक आवाज आती है और वो देखता है कि लॉली, एरोल और रे वहाँ पर वापस आए हैं, ये कहते हुए कि उनको काफी भूख लगी है। लोली अपने डैड को देखती है और रॉड उसको टाइट हग कर लेता है और काफी शुक्रिया अदा करता है कि उसकी बेटी सेफ है। रे जॉर्ज को डायरेक्टली कॉल आउट करती है और कहती है कि उन्होंने कन्फेशन निकाल लिया था और जॉर्ज का प्लान अब समझ आ गया है। जॉर्ज इन सब बातों से इनकार करता है और कहता है कि वो अपनी सेफ्टी के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल है। एरोल सोचता है कि उसकी बात भी थोड़ी सच है, हर किसी को अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखना चाहिए। रॉड जॉर्ज को बताता है कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ेगा, पर जॉर्ज उसे एक बेवड़ा कहकर वहाँ से चला जाता है। अभी एरोल यहाँ पर सोचता है कि अभी और क्या नए ट्रिक यूज करने पड़ेंगे उसे जॉर्ज जैसे लोगों से निपटने के लिए। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।